बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है, दो बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं, यूँ समझ लें एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि 1965 की जंग में जनरल अयूब खान उस वक़्त के अपने आईएसआई चीफ पर क्यों चढ़ दौड़े और फिर उस वक़्त के आईएसआई चीफ ने उनको जवाब क्या दिया। वो जवाब बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है, वो होश उड़ा देने वाला जवाब है। ऐसा जवाब दिया उन्होंने। और दूसरी स्टोरी ये है, उस पे पहली पे भी मैं इस पे तफसील से तबसरा करेंगे। और दूसरी स्टोरी कि एक बेवा के मकान पर कौन से मारूफ सहाफ़ी चढ़ दौड़े। जी, कौन से मारूफ सहाफ़ी ने कब्ज़ा कर लिया। मैं उनकी उस बेवा की जो असल वीडियो है वो भी इस वीडियो के इख्तिताम पे लगाऊंगा। आप ख़ुद देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फ़ैसला कीजिएगा। आ जाए जनाब पहली स्टोरी पर कि मैं अब देखें आपके साथ ये बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करनी है। और ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है कि अयूब खान, जनरल अयूब खान साहब 1965 की जंग में अपने उस वक़्त के आईएसआई चीफ पर क्यों चढ़ दौड़े। उन्होंने एक छतरोल कर दी उनकी, और आगे से जो जवाब मिला मैं समझता हूँ कि वो जवाब होश उड़ा देने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे कि ख़बरों में बहुत ही हार्ट है, मतलब नेशनल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना सही है, कुछ पे है उस पे भी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। असदूर साहब पर जो तशद्दुद हुआ, जो उनके घर में घुस के जो तशद्दुद किया 3 लोगों ने। अच्छा, असदूर साहब ने जो एफआईआर कटवाई, उस एफआईआर के अंदर भी यही लिखवाया और लिखा गया उस एफआईआर, वो एफआईआर मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी बहुत सारों ने, कि जनाब वो लोग जो मुझ पर तशद्दुद करने आए उन्होंने कहा कि हम आईएसआई से हैं। अच्छा, हो सकता है इसमें मैं समझता हूँ हुस्न ज़न रखना चाहिए। बहुत सारे दूसरे तरफ वाले आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जनाब कोई और हो और उसने तो डर इसी वजह से आईएसआई को बदनाम करने के लिए कहा हो। जनाब एक पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, ठीक। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा सतूर साहब ने कि मैंने पहचाना है या मैं इस वसूल, उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि हम कहाँ से हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर साहब का बयान आपने देखा, वो स्टेटमेंट और वो सारा कुछ, जनरल रानी का और जनरल रानी की पत्नी बेटी का क्या रोला, और जिनके पत्नी गोली लगी है जिनका भी, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा मिजाज नहीं है कि मैं कोई पर्सनल इश्यूज़ पर वीडियो शुरू कर दूं। बहुत सारे लोगों ने, यकीन करें, मुझे कई दफ़ा कहा कि सर आप सीता वाइट वाले इशू पे करें। वैसे मैं कहा नहीं यार, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे करता हूँ, मैं इशू बेस्ड वीडियो करता हूँ। मैं पर्सनल इश्यूज़ पर या पर्सनल या किसी की शख्सियत को इस तरीके से वो कोई आप कह लें कि मलाइन करना या किसी की शख्सियत इनफरादी इशूज़ पे कोई बात करना, वो मेरा मिजाज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हामिद मीर साहब ने भी, मैं समझता हूँ कि कोई इनफरादी हैसियत में बात नहीं की, चूँकि उन्होंने उस तरीके से बात की जहाँ बंदा बिल्कुल किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो वो उस हवाले से उन्होंने भी इशारों में बात की। अब वो इशारे तो रहे नहीं, वो फिर उसके बाद पूरे मजमून लिखने शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा खैर, मैं आज दिल से ये कह रहा हूँ, हमेशा से कहता हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई ना किसी डर से ना किसी से, मेरी फ़ौज मेरी है, उस पर मुझे फ़ख्र है। मेरी एजेंसी आईएसआई मेरी है, उस पर मुझे फ़ख्र है। अगर कोई बंदा भी आईएसआई को या मेरी पाक फ़ौज को बदनाम करने की नीयत से कोई उसके ख़िलाफ़ बात करे तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स शख्सी हवाले से, इनफरादी हवाले से उस इदारे को बदनाम खुद करे, या उसका उस इदारे का हिस्सा होते हुए, या इवन चाहे उस इदारे का हेड होते हुए भी उसकी कोई ऐसी हरकत हो जिससे वो इदारा और वो पूरा मुल्क बदनाम हो, पूरी कौम बदनाम हो इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर कोई सहाफ़ी हो या तजियाकार हो या कोई पाकिस्तानी हो या कोई खैरखा हो, वो उस पर इस एक्शन की वजह से, इस हरकत की वजह से तनकीद करे,
तो मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूं। ये मेरा कम अज कम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई उसको बदनाम करने की नीयत से उसके खिलाफ बात करे तो मैं हर उस शख्स पर, मेरा राइट है कि मैं हर उस शख्स पर लानत भेजता हूं, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूं अपने पाक फौज से भी, अपनी हर उस एजेंसी से भी जो मेरी दिफा की जामिन है, ठीक। लेकिन अगर उस एजेंसी के चंद अफराद का या किसी एक फ़र्द की ऐसी हरकत हो कि खुद वो एजेंसी या वो इदारा या वो डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा हो और फिर कोई इस नीयत से तनकीद करे कि काश ऐसा ना होता, कि ये बदनामी ना होती और मुल्क की भी ना होती, उस एजेंसी की भी ना होती, और वो इस्लाह की नीयत से क्रिटिसाइज करता है उसको, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी एक बात, क्योंकि उसकी कोई गलत इस तरह की हो जाती है। मैं आता हूं कि अयूब खान साहब क्यों चढ़ दौड़े थे, ये बड़ा अहम वाकया है, ठीक है ना। तो फिर मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूं, ये आप समझ गए होंगे, मैंने क्लियर कर दिया है। अब आ जाएं उस पर कि असतूर साहब वाला वाकया हुआ जनाब, तो बातें ये फैलाई गई, हालांकि असतूर साहब, उससे पहले किसी ने नहीं कहा, अभी तो FIR भी नहीं काटी थी, कि मालशिया और पालशिया शुरू हो गए तमाम जो है ना, मतलब पेड मुबैना तौर पे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जनाब फौज को बदनाम कर। भाई किसी ने नाम भी नहीं लिया था उस वक्त तक, ना किसी एजेंसी का, ना किसी इदारे, ये तो बाद में FIR कटी को दूसरे दिन ना, पहले ही मालशिया पालशिया शुरू हो गए, वो उनको अंदाजा होता है। और फिर उसके बाद जनाब ये वही पुरानी बातें कि लड़की के भाइयों ने आके उसकी पिटाई कर दी। मैं हैरान हूं कि आज तक आपने कभी सुना कि किसी मालशिए और पालशिए सहाफ़ी की लड़की के भाइयों ने पिटाई की? आज तक आपने कभी सुना कि किसी मालशिए और पालशिए सहाफ़ी को लड़की के भाइयों ने अगवा किया? आज तक आपने कभी सुना कि कोई मालशिया और पालशिया शुमाली इलाका जात की सैर को गया हो? आपने कोई सुना? नहीं सुना ना। हर वो बंदा जो तनकीद करता है, जो मुस्बत तनकीद करता है, आप उसको, कोई उसको मुस्बत कहेगा, कोई उसको मनफी कहेगा, हर वो बंदा क्यों लड़की के भाइयों से पिटता है, और हर वही बंदा जो तनकीद करता है उसी वही लड़कियों से छेड़ता है, ठीक है ना, और फिर वो लड़की के भाई उसके आके पिटाई करते हैं। तो ये तो बातें बहुत ही को दकियानूस किस्म की बातें हैं। अब आप आ जाएं मैं उस वाक़ये पर, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर तवील भी ना हूँ। 1965 की पाक इंडिया वार, पाक भारत जंग, ये वाक़या मैं कोट कर रहा हूँ स्टेनले वुलपर्ड की किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान से। स्टेनले वुलपर्ड आपको मालूम है तारीख दान, मुसन्निफ, जिन्होंने जिना ऑफ पाकिस्तान भी लिखी, अभी माजी करीब में उनका इंतकाल भी हुआ है, ठीक। अच्छा, जुल्फी, उन्होंने 2 किताबें बड़ी मशहूर पाकिस्तान से मुतालिक, यानी कि एक जिना ऑफ पाकिस्तान और एक जो है ना जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये 2 किताबें लिखी स्टेनले वुलपर्ड, सर स्टेनले वुलपर्ड, प्रोफेसर स्टेनले वुलपर्ड। वो लिखते हैं जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में, अपनी किताब में लिखते हैं कि 1965 की जंग में जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फौजें गईं और तकरीबन को 20 किलोमीटर से भी आगे तक चली गईं, ठीक है। ये इस वाक़ये से, मैं इस वाक़ये को रिलेट कर रहा हूं, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो फौजें आगे तक चली गईं और जनरल मूसा उस वक़्त आर्मी चीफ थे, यानी उस वक़्त वो कमांडर इन चीफ उसको कहा जाता था। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि उस वक़्त जो आर्मी चीफ थे वो जनरल अयूब खान साहब थे। नहीं जनाब, जनरल अयूब खान साहब प्रेसिडेंट थे उस वक़्त। जनरल अयूब खान साहब जनाब उस वक़्त, यानी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का वाहिद जिसको फील्ड मार्शल कहते हैं, वो भी जनरल अयूब खान साहब वाहिद फील्ड मार्शल। लेकिन उस वक़्त आर्मी चीफ कह लें, या उस वक़्त जो उसका नाम होता था आर्मी चीफ के ओहदे का, कमांडर इन चीफ, 4th यानी चौथे कमांडर इन चीफ, वो जनरल मूसा खान साहब थे, ठीक है ना जी। तो अब मैं आपको यह बताऊं कि जनाब जनरल मूसा साहब ने कहा कि आप शाबाश दी अपने फौजियों को, अपनी फौज को, कि आपने दुश्मन में अपने दांत खबो दिए हैं, ठीक हो गया, आपने यानी कि पेवस्त कर लिए हैं दांत, मजीद काटो, ठीक। ये इस तरह से मैंने उसका तर्जुमा किया है, मजीद काटो, मजीद उनको तकलीफ दो, तो तबाह, यहां तक कि वो तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा, बहुत आगे तक पेनिट्रेट किया, लेकिन इंडिया ने क्या किया जनाब, इंडिया फिर चढ़ दौड़ा लाहौर पर
यानी वो अमृतसर और फिरोजपुर के रास्ते से, और वो पूरा उनका बख्तरबंद डिवीज़न, यानी टैंकों का पूरा सैकड़ों टैंक जो है ना, वो 500 या 500 से ज़्यादा टैंक वो जनाब चढ़ दौड़े। यहाँ अब ख़तरा पैदा हो गया कि जनाब वो कैपिटल को, यानी लाहौर को, प्रोविंशियल कैपिटल को, और लाहौर पाकिस्तान का दिल है, ठीक है ना, उसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से पाकिस्तान को रिट्रीट करना पड़ा। वो जो जम्मू में गए हुए थे वो वहाँ से उनको पीछे आना पड़ा। अच्छा, जब पीछे आना पड़ा तो जनरल अयूब खान साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, ठीक है ना, वो जनरल अयूब खान अपने उस वक़्त के अपने आईएसआई चीफ, और वो आईएसआई चीफ थे ब्रिगेडियर रियाज हुसैन साहब, ठीक है, उन पर चढ़ दौड़े, उन पर गुस्सा किया। हेल का लफ्ज़ लिखा हुआ है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में, और ये स्टैनले वुलपर्ड लिख रहा है अपनी किताब में, और उनके जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से भी। वो कह रहे हैं कि जनाब वो जनरल अयूब खान साहब अपने आईएसआई चीफ, उस वक़्त ब्रिगेडियर थे आईएसआई चीफ, ठीक है ना, यानी जैसे डीजी आईएसआई आजकल तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है ना, उस वक़्त वो ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर रियाज हुसैन पर चढ़ दौड़े और उनसे कहा कि आपको इतना नहीं पता चला कि इंडिया की जो बख्तरबंद ब्रिगेड, यानी आर्मर्ड ब्रिगेड जो है, डिवीज़न जो है, उसकी पोजीशन और लोकेशन का क्या है? उसकी लोकेशन आप लोकेट करने में इतने नाकाम हो गए, आपको यह नहीं पता चला कि बख्तरबंद डिवीजन पूरी लेके इंडिया जो है ना घुस आया है, और आप जो है ना मतलब इस तरीके से इतने तक चढ़ाई, और आगे से हमने उसको रिटेलिएट किया। वो आपको पता है सारा नहर और बाकी सारा कुछ सियालकोट वाली साइड से और इस तरीके से तो जम्मू से वापस आना पड़ा। और ये क्यों किया आपने कि आपको पता ही नहीं चला? जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टैनले वुलपर्ड लिख रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोई रही और पता ही कोई नहीं चला उनको, और इंडिया जो है ना टैंक लेके आ गया। तो जनरल ये बुक में आ गया है। तो जनरल जो है ना अपना अयूब खान साहब वो अपने आईएसआई चीफ पर चढ़ दौड़े और उनको जो है ना उन पे चीखे और जिस तरीके से उनको गुस्सा किया और कहा कि आपको पता ही कौन नहीं चला। आगे से ब्रिगेडियर उस वक़्त के जो आईएसआई चीफ भी थे ब्रिगेडियर रियाज हुसैन साहब ने क्या जवाब दिया? वो जवाब बहुत ही अलार्मिंग किस्म का जवाब है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला, वो होशरुबा किस्म का जवाब है। उन्होंने जब उनका जो है ना इस तरीके से गुस्सा किया जनरल अयूब खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि सर बात ये है कि जून 1964 से ऑनवर्ड, यानी जून 1964 से आगे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ना वो लगी हुई है इंतखाबात पे, वो लगी हुई है इंतखाबात के असरात पे, वो लगी हुई है अपनी सियासी ड्यूटी पर। इस वजह से हम वो काम नहीं कर सके। अब यानी कि वो बताना चाह रहे थे एक तरह से, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि जब इंटेलिजेंस जो है ना सियासत में मुदाखलत करेगी तो फिर दुश्मन का मुकाबला नहीं हो सकेगा। जब इस तरीके से वो सियासी काम करेगी, अब इंतखाबात रिग करेगी, इलेक्शन रिग करेगी, वो खैर से उन्होंने बहुत ही एहसन तरीके से बता दिया। स्टैनले वुलपर्ड जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि आईएसआई चीफ ब्रिगेडियर रियाज हुसैन साहब ने एक तरह से, यानी यूँ ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बता दिया कि जनाब आपने ही तो हमारी ड्यूटी लगाई थी फातिमा जिन्ना साहबा को हराने की, अब आप कहते हो कि वो इंटेलिजेंस पे आपने क्यों नहीं हमें रिपोर्ट दी। तो ये सूरत हाल होती है कि जब इस तरीके से आप आज़ादी इजहार राय को मुबैना तौर पर दबाएं, आप मीडिया की आवाज़ को मुबैना तौर पर दबाएं, कोई भी मुबैना तौर पे, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, कोई भी मुबैना तौर पे बादियों नज़र में इलेक्शन को रिग करें, किसी को बिठाएं किसी को गिराएं, तो फिर उसके बाद जो अपनी प्राइम ड्यूटी होती है वो डेफिनेटली वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो उस प्राइम ड्यूटी पर वो असर होता है। और फिर उसके बाद जब क्रिटिसिज्म होता है तो क्रिटिसिज्म ऊपर से होता है, दरमियान में होता है, नीचे तक, उसका असर उस फौजी पर होता है कि जो सरहद पे खड़े होके मेरी हिफाजत कर रहा है, मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। जो दहशतगर्दी के सामने सीना तान कर शहादतें पेश कर रहा है उसका मोरल डाउन होता है। तो कौन सबब बन रहा है? तो बेसिकली जो लोग इन हैं, जो लोग उस इदारे के साथ रिलेटेड हैं, जो लोग उस इदारे के अंदर हैं, जो लोग उस इदारे के कर्ता धर्ता हैं,
इदारा हो, एजेंसी हो, जो भी हो, जो लोग उसके हेड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो चांद हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा फर्ज है, मैं कह रहा हूं बगैर किसी झिझक के, मेरा फर्ज है पाक फौज जिंदाबाद कहने का, मेरा फर्ज है ISI जिंदाबाद कहने का, मेरा फर्ज है पाकिस्तान की हर वो एजेंसी जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है उसे जिंदाबाद कहने का, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का, पाकिस्तान पाइंदाबाद कहने का, ये मेरा फर्ज है। लेकिन ये उनका फर्ज मेरे से डबल हो जाता है, वो मेरे से डबल फर्ज अदा करेंगे क्योंकि वो उसके जिम्मेदार हैं, वो उसके कर्ता धर्ता हैं। उनकी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत, इदारे पे तनकीद आएगी, जब इदारे पे तनकीद आएगी तो फिर नीचे जो मेरा वो सोल्जर खड़ा है, जो वो सरहद पे खड़ा है, जिसके पास आप यकीन कीजिए कि जब हम देख रहे होते हैं कि एक पत्थर की सिल पर रख के वो रोटी खा रहा होता है, हम उसको सैल्यूट पेश करते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। ये है वो सूरत हाल। आ जाएं अब अगली स्टोरी पर। ये मैंने कहा मैंने अपना फर्ज निभाना है। अगर मेरे दिल में सच है इंशाअल्लाह तो इसका जहां पे जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं उन पे असर होगा, डेफिनेटली असर होगा। मैं बदनीयती से नहीं कह रहा, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। मैं सच्चे दिल से, मेरे दिल में दुख हुआ है ताकि मैंने कहा कि मैं अपनी बात पहुंचाऊं, और डेफिनेटली इसका असर होगा क्योंकि मैं बदनामी के, किसी को बदनाम करने की नीयत से नहीं कह रहा, मैं इस्लाह की नीयत से कह रहा हूं। अच्छा, बहरहाल उसके बाद आ जाएं कि एक मेरे व्यूअर हैं, मैं आमतौर पर व्यूअर कहता हूं, मैं उस तरीके से इतराता नहीं हूं। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है जनाब, मेरे फैंस हैं, मेरे उसमें अगर वो फैंस हैं तो मेरे से प्यार करने वाले हैं, वो मैं उनका ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, आप यकीन कीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख़ास तौर पे आप यकीन कीजिए, क्योंकि मुझे 40 साल से यार जो बंदा बाहर है, जो 30-30 साल से, जो 50-50 साल से, उनकी एक एक नस्ल आ गई है, उनके पोते हो गए हैं, उनके नवासे हो गए हैं, लेकिन आज भी वो तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए। उनको क्या है, उनके तो वहां कारोबार सेटल्ड हैं, उनके तो जनाब ये अभी यानी कि यहां से हुक्मरान जाते हैं वहां पर। अभी हमारे गवर्नर पंजाब साहब गए वहां, जनाब चंदा इकट्ठा करके आ गए अपनी कोई NGO के लिए या जिसके लिए भी मुझे बहुत सारों ने बताया है। और लोग भी मसलन खान साहब जाते हैं तो शौकत खानम के लिए, कोई और किसी के लिए, कोई डैम के लिए, तो वो दिल खोल के देते हैं। भाई वो पाकिस्तान के मुहिब हैं, वो मुहिब वतन हैं। हम उनके साथ क्या करते हैं? मुझे एक बेवा की एक वीडियो मौसूल हुई है, वो वीडियो मैं यहां लगा रहा हूं, अपनी इस वीडियो के फौरन बाद साथ ही लगा रहा हूं। इसी वीडियो में एंड पे देखिएगा, वो आप जरूर देखिएगा। वो बेवा एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो बेवा अपनी कहानी तो खैर खुद सुना रही हैं, लेकिन मैंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। दुनिया न्यूज़ के मारूफ सहाफ़ी हैं, आपको पता है, कालम निगार भी हैं। नाम उनका है सलमान गनी साहब, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हैं। उस बेवा ने सलमान गनी साहब पे और उनके भाई नोमान गनी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने फ़लाँ के साथ मिली भगत करके मेरे मकान पर कब्जा करने की कोशिश। वो बेवा जिस तरीके से आंसू बहा रही है, उनके आंसुओं में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। उन्होंने बहुत ही एक इररिफ्यूटेबल, मैं समझता हूं नाकाबिल तरदीद कुछ बातें की हैं, कुछ सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे मकान पर कब्जा करने की इन्होंने मुबैना तौर पर कोशिश की है, तो वो इस तरीके से उन्होंने रो के जिस तरह से बताया। उन्होंने कहा 2018 में ये साबित हो गया है, ये पूरा इमिग्रेशन के और FIA के और अपना सारे रिकॉर्ड से कि मैं 2018 में तो आई ही नहीं हूं पाकिस्तान। फिर मैंने इनको अंगूठे लगा के किस तरह से दिए हैं, मेरे जाली अंगूठे लगवाए हैं, मेरे लगाए हैं, और मेरे जाली उसके कागज बनाए हैं, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। कहते हैं कि वो पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस की इंक्वायरी में साबित हो चुका है। ये आप उनकी जबानी सुने, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब आप में अगर सच्चाई है, हिम्मत है, हम जब जजेस के अगेंस्ट बात कर देते हैं, जर्नलों के अगेंस्ट बात कर देते हैं, तो फिर हम सहाफ़ियों के अगेंस्ट क्यों? और ख़ास तौर पे यहाँ इतना सेंसिटिव, भाई कोई इस तरीके से नेकी का मुरक्का कोई नहीं होता, कोई गैर मुतजलजल इंसान नहीं होता, बहुत ही कम कोई होते होंगे, ठीक हो गया ना। कोई इस तरह से नहीं होता कि जिससे कोई लग़ज़शी सरज़द ना हो। लेकिन एक बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जहाँ पर आप खुदा के गज़ब को दावत दे रहे होते हैं। बेवा की और उसकी बच्चियां हैं, और वो उनके मकान पे, और उनका वो वाहिद सहारा है लाहौर मॉडल टाउन में, और इस तरीके से उस पर कब्जा करना
और इस तरीके से उन पे अगर ये सच है, मैं समझता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बेवा ने खुद उन्होंने वो जो है ना अपना नाम भी बताया इस वीडियो में, और जिससे उन्होंने ये दरखास्त की है, मैं समझता हूं कि ये दरखास्त उन तक जानी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक, उस्मान बुज़दार साहब तक, वज़ीर आला पंजाब तक, गवर्नर पंजाब तक और आईजी पंजाब को, इनको उन्होंने जो है ना एड्रेस किया है बाकायदा, आप सुन लीजिएगा। और जिस तरीके से वो आंसू बहा बहा के अपना सच्चाई का इजहार कर रही हैं, मुझे रोने पे मजबूर। मैं इनफरादी इशूज पे, आमतौर मेरे पास इनफरादी इशूज रोजाना के हिसाब से वो 5000 आ जाते हैं। सर फलां ने हमारी जमीन पे कब्जा किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को हिला के रख देती हैं। इस वजह से मैंने इसको मुनासिब समझा। मैंने कहा ये नहीं है ना, इस तरीके से नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी बोलें और फिर आप मतलब जो है ना, मैं उनके मौक़िफ़ जानने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने एक दफ़ा तो वो कोई उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मैं मीटिंग में बैठा हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको फ़ोन करता रहा, वो अटेंड भी नहीं किया उन्होंने। तो खैर अगर वो मौक़िफ़ अपना देंगे तो मैं अगली वीडियो में उनका मौक़िफ़ भी बयान करूँगा, ठीक है ना। मैंने काफ़ी कोशिश की उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, सलमान गनी साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए। तो ये आप वीडियो सुनिए, देखिए, परखिए, उनके सच को आंसू बहते हुए देखिए। ये एक माँ हैं और माएँ साझी होती हैं भाई, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, कि जो इतना दूर बैठ के भी उनको मुझसे ज़्यादा अपनी मिट्टी से मोहब्बत है। तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और ये आप उनका स्टेटमेंट ज़रूर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का ख़ुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और आईजी पंजाब के लिए है। मेरा नाम तज़ीन शौकत अली है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, बेवा हूँ और अपनी 2 बेटियों के साथ गुज़श्ता 37-38 साल से मदीना जद्दा में मुकीम, सऊदी अरब में मुकीम हूँ। इमरान खान साहब एक बेवा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे इंसाफ चाहती है। मेरा मॉडल टाउन लाहौर में एक वरासती घर है। दुनिया टीवी का एक सहाफ़ी सलमान गनी अपने भाई नोमान गनी और एक प्रॉपर्टी एजेंट हसन इरशाद कुरैशी के साथ मिलकर मेरे घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने 2018 में मेरे जाली अंगूठे साइन लगाकर मेरे घर के जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और मेरे नाम की जाली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके इन जाली डॉक्यूमेंट्स की बिना पर 2019 में मेरे घर पर मुसल्लह अफराद के साथ रात को कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो मोहल्लेदारों और 15 की मदद से नाकाम बना दी गई। चूँकि ये दुनिया टीवी का सहाफ़ी सलमान गनी और एक बाअसर आदमी है और अपने भाई नुमान गनी के ज़रिए लाहौर पुलिस में मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उल्टा मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नादरा की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि ये सारे अंगूठे जाली हैं, साइन जाली हैं। UBL बैंक की रिपोर्ट से पे ऑर्डर्स भी मेरे नाम पर जो बनाए गए थे जाली साबित हुए। FIA की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि मैं साल 2018 में पाकिस्तान आई ही नहीं और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब की रिपोर्ट भी मेरे हक में है। मुझे पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह करार दिया गया। इसके अलावा इन लोगों ने मेरे खिलाफ अदालती केस में भी खारिज सारे हो गए, लेकिन दुनिया टीवी का सहाफ़ी सलमान गनी और इसका भाई नोमान गनी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने IG ऑफिस पंजाब में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलवा दी है और IG ऑफिस की इंक्वायरी में मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरे खिलाफ मुकदमा फैसला कर दिया है, जो कि सरासर ज़्यादती है और
जिन सारे दस्तावेजी सबूत मेरे हक में होने के बावजूद उनको नज़रअंदाज करके कब्ज़ा ग्रुप की फेवर में मेरे खिलाफ वो कर दिया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए ताकि मैं अपना वाहिद घर बचा सकूं। मेरा उसके अलावा और कोई असासा नहीं है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, सेहत ख़राब हो गई है, कुछ नहीं कर सकती। मेरे पे आपके अलावा कोई आपकी मदद मांगने के लिए और मुझे नहीं आसरा, इसीलिए आज ये कोशिश की है, मेरी मदद कीजिए। आखिर में बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मुझे वक्तन फ़वक्तन और देर या बदेर धमकियाँ और थ्रेट भी होता रहा है कि आप मुझे इस बात की क्या गारंटी है। पाकिस्तान जैसे अपने मुल्क में आने से मैं डरती हूँ। मेरे बच्चे मुझे आने नहीं देना चाहते कि बाप है नहीं, माँ को भी कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। आप मुझे बताएं कि हम लोगों का पुरसान हाल कौन है। अल्लाह के बाद आपसे मदद मांगने की दरख्वास्त की है और चाहती हूँ कि आप मेरी इस सिलसिले में जो हो सकता है मेरी मदद करें और मेरा ये मसला हल करा के मेरा मकान मुझे वापस दिलाएं। नहायत मशकूर होंगी। ये एक सैयदज़ादी की आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मसले में मेरी मदद करें। बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।